नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं HSSC CET के एग्ज़ाम के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन का महामंत्र, जिसमें आज हमारी पहली क्लास होगी जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, 25 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन 25 प्लस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि ये सभी क्वेश्चन आपके मिक्स क्वेश्चन हैं, जिसके अंदर आपके 5 हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं, 5 आपके नेशनल जीके के क्वेश्चन हैं, 5 हिंदी के क्वेश्चन हैं, 5 इंग्लिश के और 5 साइंस के क्वेश्चन है। यानी कि एक प्रकार से आपकी मिक्स क्लास है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि कई बार आप हरियाणा जीके पढ़ते हैं, नेशनल जीके को टाइम नहीं दे पाते, और नेशनल जीके पढ़ते हैं तो हरियाणा जीके को टाइम नहीं दे पाते। हिंदी इंग्लिश को तो कोई पढ़ता ही नहीं, लास्ट में आकर पढ़ते हैं और जहाँ पर आपके नंबर कम हो जाते हैं, और साइंस भी नहीं पढ़ पाते। इसलिए हमने ऐसी क्लासेज की जो सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर आपको एक जगह 5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने को मिलेंगे। आपके एग्ज़ाम तक 4 जून तक आपके एग्ज़ाम तक आपकी ये क्लासेज लगातार हर रोज़ सुबह 9 बजे चलेंगी। इसलिए आपको करना क्या है, ये बिल्कुल पेड क्लास नहीं है, पेड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लासेज है। करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, और जिससे आपको जितनी भी जो क्लासेज भविष्य में आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। क्लासेज की टाइमिंग को एक बार फिर से मेंशन कर देते हैं। 9 बजे क्लास होती है भाई, सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है, इसलिए इस टाइम को अपना नोट कर ले भाई। इस टाइम पे आपको क्लास मिल जाएगी। और मिलेगी कैसे? चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। चलो भाई शुरुआत करते हैं। 25 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके साथ में ये भी बता देते हैं कि कल आपको हमने बताया था जैसे कि आपको वीकली पीडीएफ चाहिए। अगर आपको वीकली पीडीएफ, जैसे कि आज बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो 6 दिन क्लास ही चलेंगी। 7वें दिन रिवीजन होगा, और 7वें दिन इन नोट्स की जो पीडीएफ है, 7 दिन की, 6 दिन की जो पीडीएफ है आपको मिलेगी। उसके लिए आपके कुछ चार्जेज हैं, और जो कि आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे 9990256757। आपको 79 रुपये के ऊपर 2 से 2.5 महीने के लिए हर वीक ये आपको पीडीएफ मिलेंगी। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नोट करना चाहें आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं 9990256757 भाई। ठीक है भाई, चलो भाई शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने जो 25 क्वेश्चन में। पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के। हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में सबसे कम मतदाता वाली लोकसभा सीट कौन सी है? अगर आप जानते हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हरियाणा में सबसे कम मतदाता वाली लोकसभा की सीट कौन सी है। यानी कि भाई सबसे कम वोटर्स कौन से जिले में है भाई, तो ये आपको बताना है। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि सबसे ज़्यादा वोटर्स कौन से जिले में है। ठीक है भाई, तो बता देते हैं सबसे कम मतदाता लोकसभा में। लोकसभा में अगर कम मतदाता, लोकसभा की सीटों के लिए सबसे कम मतदाता, लोकसभा के लिए सबसे कम मतदाता कहां पर है भाई, तो सोनीपत में है भाई। कहां पे है भाई? सोनीपत। सोनीपत सीट के ऊपर क्या है कि सबसे कम क्या है भाई, मतदाता है लोकसभा के लिए। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा की बात करें, अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा भाई, सबसे ज्यादा मतदाता कहां पर है, तो सबसे ज्यादा मतदाता है भाई गुरुग्राम में। कहां पर है भाई? गुरुग्राम में। ये सब आप जानते भी होंगे भाई। ठीक है भाई, तो सबसे कम मतदाता लोकसभा के लिए, सबसे कम मतदाता कौन सी सीट के ऊपर है? सोनीपत के ऊपर। और सबसे ज्यादा भाई, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा गुरुग्राम भाई, गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं। अगर नोट नहीं कर सकते तो क्लासेज को देख लीजिए, और वीकली पीडीएफ अपनी जो मिलेगी आपको हर रविवार को, उसको देख लीजिए। उसमें ये सब क्वेश्चन आपके वहां पर मेंशन मिलेंगे। नोट कर सकते हैं तो नोट भी कर लें भाई। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? धमाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? धमाल। प्रमुख
लोक नृत्य कौन सा है भाई? धमाल है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद राज्य की एकमात्र नीली नदी, राज्य की एकमात्र नीली नदी कौन सी है भाई? तो नीली नदी कौन सी है भाई? तो नीली नदी है भाई थापना। एकमात्र नीली नदी कौन सी है भाई? थापना नदी है भाई। कौन सी है भाई? थापना नदी नीली नदी है। ठीक है भाई, हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए ये क्लास आपकी अगर रिवीजन क्लास में बहुत ही फायदेमंद होगी और ये क्वेश्चन भी इस प्रकार बनाए गए हैं। देखिए एक नदी का क्वेश्चन बनाया गया है, एक वाटर्स का क्वेश्चन बनाया गया है, एक अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है, एक अब पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन आएगा और फिर एक संविधान के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इससे आपको ये लगेगा कि हमें किस किस फील्ड से क्या पढ़ना है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद पंचायती राज किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन तो सभी को पता ही होगा भाई। पंचायती राज किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है भाई? पंचायती राज 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि 11वीं सूची के अंदर विषय कितने हैं। चलो विषय हम बता देते हैं भाई। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं भाई? 29 विषय हैं। किस संशोधन अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 11 को किस संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में जोड़ा गया भाई। ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए इस क्वेश्चन को। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पंचायती राज से, देखिए हरियाणा पंचायती राज का एक क्वेश्चन तो हम जरूर देंगे। कोई भी आपका एग्जाम हो, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत जिला परिषद के कर्तव्यों की बात हुई है? आप ग्राम सचिव वाले भाई ध्यान रख लो भाई। क्या बताया था भाई? जिला परिषद के कर्तव्यों की बात कौन सी धारा था भाई? 137। जैसे कि पंचायती राज में कितनी धाराएं थी भाई? 280 धाराएं थी। उसमें धारा नंबर 137 क्या कहती है? जिला परिषद के कर्तव्यों की बात करती है। क्योंकि HSSC यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने इंक्लूड किया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हरियाणा जीके के भाई 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम आएंगे नेशनल जीके के ऊपर, फिर साइंस पढ़ेंगे, फिर हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। एक बार भाई इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं नेशनल जीके के भाई। नेशनल जीके के 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 5 क्वेश्चन सभी क्या है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनाए गए हैं ये आपको देखना है। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको मिसलेनियस का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। सभी आपको यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए भाई पहले तो लाहौर अधिवेशन 19 दिसंबर 1929 भाई को लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो भाई को किसने की थी भाई अध्यक्षता? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 का जो है वो लाहौर अधिवेशन, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? तो कौन हो जाएंगे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भाई ये आ गया भाई आपका एक पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया भाई। क्या आ गया भाई? एक पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ गया है कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया है कि 38th यानी कि 38वीं समानांतर रेखा कौन से दो देशों के बीच में है? यानी कि 38th पैरेलल लाइंस, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री की बात हो रही है। जब आपके पास ये पूछा जाए बताइए भाई रेड क्लिफ लाइन कौन से दो देशों के बीच में है, आप सीधा बता देंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जब आपके पास पूछा जाए मैकमोहन लाइन 1914
कौन से दो देशों के बीच की लाइन है भाई, तो आप कह देंगे भारत और चीन के बीच में है। इसके बाद दुरंद लाइन पूछा जाए तो दुरंद लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि 38th पैरेलल लाइन्स कौन से दो देशों के बीच में है भाई, तो आप क्या बताएंगे भाई? कोई जानता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। वैसे हो जाएगा भाई उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है भाई? 38th पैरेलल है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए 49th पैरेलल लाइंस कौन से दो देशों के बीच में है, तो आपको बता देना है। कमेंट सेक्शन में जानते हैं तो बता सकते हैं। है भाई यूएसए और कनाडा के बीच में। यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी लाइन है भाई? 49th पैरेलल लाइन है। 4 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। रेड क्लिफ लाइन 1947 भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके साथ में मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में। दुरंद लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। 49th पैरेलल यानी कि अमेरिका और कनाडा के बीच में लाइन है भाई। 5 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। अब इससे आपको ये लगेगा कि आज हमें इंटरनेशनल बाउंड्री के क्वेश्चन देखने हैं, तो जाकर किसी भी बुक के अंदर इंटरनेशनल बाउंड्री कौन से दो देशों के बीच में कौन कौन सी लाइन है, तो इनको जाके आप पढ़ेंगे। ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है और इसका उद्देश्य और इसके लाभार्थी राज्य कौन कौन से हैं। भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, ये सभी आप बताएंगे भाई। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है भाई। इसका जो मेन पर्पज क्या है? पावर एंड इरिगेशन, यानी कि भाई इसका सिंचाई और ऊर्जा यानी कि बिजली बनाना और सिंचाई करना इसका क्या है? मेन मोटिव है। कौन से राज्य से लाभान्वित हैं? पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है। ठीक है भाई, तो ये इसका है। तो भाखड़ा नांगल बांध पूछा जाए तो भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी के ऊपर है भाई? सतलुज के ऊपर है भाई। किसके ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर है। पर्पज क्या है? पावर एंड इरिगेशन है। राज्य कौन कौन से हैं भाई? एक हरियाणा है, एक हिमाचल प्रदेश है, एक पंजाब है और एक क्या है भाई? राजस्थान है। 4 राज्य से लाभान्वित हैं भाई। ठीक है भाई। इसके बाद एक आपके पास क्वेश्चन पूछ रहे हैं ईराकुंड बांध कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है और इससे जो लाभ कौन से राज्य को मिलता है भाई? इसका पर्पज क्या है और कौन सा राज्य को इसका ज्यादा लाभ मिलता है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। हीराकुंड बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? ठीक है भाई, डाल देंगे क्वेश्चन। इसके बाद भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की बात हुई है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है या कौन से आर्टिकल के तहत हुई है, तो ये आपको बताना है भाई। कौन से आर्टिकल के तहत हुई है भाई? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक सिद्धांत अलग हैं और मौलिक कर्तव्य अलग हैं भाई। ठीक है भाई, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मौलिक सिद्धांत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं और मौलिक कर्तव्य हम आपको बता देते हैं। तो मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है भाई? आर्टिकल 51A भाई। आर्टिकल 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की बात हुई है। और मौलिक कर्तव्य पूछा जाए कि नंबर में कितने हैं भाई, तो 11 इनकी क्या है भाई? मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत डाला गया है? तो 42वां संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अंदर डाला गया था। इसके बाद ये पूछा जाए कि कौन सी कमेटी की सिफारिश के ऊपर किया गया, तो किया गया था भाई इनको स्वर्ण सिंह कमेटी भाई। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के ऊपर इनको भाई संविधान में इंक्लूड किया गया था। और इसके बाद अगर ये पूछा जाए इनको कहाँ से लिया गया है, तो USSR से लिया गया है भाई। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य भारत के कौन से
अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं तो आर्टिकल 51A भाई। उसके बाद पूछा जाए इनकी संख्या कितनी है, हम कहेंगे 11। उसके बाद ये कौन सा संशोधन अधिनियम था, तो 42वां था। इसके बाद कौन सी कमेटी की सिफारिश पे बनाए इंक्लूड किए गए थे, तो स्वर्ण सिंह कमेटी भाई। और इसके बाद में कौन से देश से लिए गए हैं, तो USSR से लिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कौन से सन में हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी, तो ये भी आपको बताना है। 5वां क्वेश्चन है, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना सन 2000 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो कौन आ जाएंगे भाई। पहला क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 38 पैरेलल लाइंस कौन से दो देशों के बीच में है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A के तहत आते हैं। इनकी संख्या 11 है। 42वां संशोधन अधिनियम है, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे इनको बनाया गया था। और टोटल जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन से सन में आई थी, तो सन 2000 में आई थी भाई। ठीक है भाई, तो ये नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, वरना आपको PDF के अंदर हैंड रिटन नोट्स में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम चलते हैं भाई अब इंग्लिश की तरफ भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। 5+ क्वेश्चन इंग्लिश पढ़ेंगे। देखिए भाई, हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। नेशनल जीके के उससे भी अच्छे क्वेश्चन हैं। और अब इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश के अंदर आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। इंग्लिश में एक पूछा जा सकता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, एक पूछा जाता है पर्यायवाची जिसको सिनोनियम्स कहते हैं, और एक आपका विपरीतार्थक शब्द यानी कि जिनको क्या बोलते हैं भाई, एंटोनियम बोलते हैं। इसके साथ में एक क्वेश्चन आपका स्पेलिंग एरर के ऊपर पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन वैसे ही या तो आपको प्रेपोजिशन दे देगा या फिर और कुछ क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाए गए हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है वन वर्ड का भाई। क्या है भाई, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी कि भाई बहुत ज्यादा शब्द दिए गए हैं, उनका केवल एक शब्द आपको बताना है। तो क्या है भाई, ए लिस्ट ऑफ दी थिंग्स। क्या है, लिस्ट ऑफ दी थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग्स, टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग। भाई उन चीजों की सूची जो कि एक बैठक के अंदर, भाई आज जैसे कि कोई बैठक है, मान लिया कि HSSC की और सरकार की बैठक है, यानी कि वहां पर डिस्कस क्या करना है, पहले से हमें जाके डिस्कस क्या करना है, तो उसके लिए पहले क्या तैयार किया जाता है, एक एजेंडा तैयार किया जाता है भाई। ठीक है भाई, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, जो कुछ भी हमें मीटिंग में डिस्कस करना है उसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक एजेंडा बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजेंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एजेंडा हो जाएगा। उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या डिस्कस हुआ उसको हम बोलते हैं मिनट्स भाई। क्या होते हैं, एजेंडा और मिनट्स में यही अंतर होता है। जो भी मीटिंग में डिस्कस होता है उसको नोट डाउन करते हैं, वो मीटिंग्स की क्या होती है, मिनट्स होती हैं। और जो चीज हम डिस्कस करना चाहते हैं, पहले से हमारा एक एजेंडा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंडा, लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग भाई। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है भाई सिनोनियम, यानी कि भी समानार्थक शब्द, हिंदी में बोला जाए तो पर्यायवाची शब्द भी जिनको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो एक वर्ड हम दे रहे हैं पार्शियली। पार्शियली, पार्शियली, पार्शियली का मतलब क्या होता है भाई, पार्शियली वैसे तो होता है अधूरा भाई, यानी कि जो चीज पूर्ण ना हो भाई। ठीक है भाई, एक तो होता है कंप्लीट, एक होता है पार्शली, यानी कि आधा अधूरा जिसको बोलते हैं। तो इसका सिनोनियम सही वर्ड यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डिवाइडेड इनटू पेयर्स नहीं होगा भाई, लॉजिकली नहीं होगा, कंप्लीटली तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। कंप्लीटली तो पूर्ण को बोलते हैं भाई, और पार्शियली का मतलब क्या होता है, अधूरा होता है। तो इसका जो सही जो वर्ड आ जाएगा, नॉट कंप्लीटली। एक पेपर में पूछा गया था कि पार्शियली, पार्शियली का जो है वो कंप्लीट, भाई स्पेलिंग ही गलत लिखती है भाई,
ठीक है भाई। नॉट कंप्लीटली, पार्शली का क्या हो जाएगा भाई, नॉट कंप्लीटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक वर्ड है भाई पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होता है भाई, पनिशमेंट किसी को भाई सजा देना भाई, तो पनिशमेंट का जो है एंटोनियम बताना भाई। पनिशमेंट का आपको एंटोनियम बताना है। एंटोनियम मतलब विपरीतार्थक शब्द बताना है भाई। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, कंपनसेशन नहीं होगा भाई, वीप्ड भी नहीं होगा, स्क्राउज भी नहीं होगा, यानी कि या तो हम किसी को सजा देते हैं या फिर किसी को भाई रिवार्ड यानी कि इनाम देते हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो पनिशमेंट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, रिवार्ड। पार्शियली का जो सेम वर्ड हो जाएगा नॉट कंप्लीटली। और एजेंडा क्या होता है, लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन ए मीटिंग भाई। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं कि भाई स्पेलिंग एरर में, स्पेलिंग एरर में तो चार ऑप्शन आपको देते हैं, आप बताइए कि पहला जो है डायरेक्शन भाई, क्या ये गलत है, DIRECTION बिल्कुल सही है भाई। सेकंड जो है भाई आपको बिहेवियर दिया गया है, BEHAVIOUR बिहेवियर बिल्कुल सही है भाई, आपको गलत बताना है भाई, ठीक है। इसके बाद थर्ड है भाई आपका डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव की स्पेलिंग आप जानते हैं, डिस्ट्रक्टिव ये होता है भाई, तो ये भी ठीक है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है एडवांटेज, तो ADVANTEGE, तो ये गलत है भाई। क्यों होगा भाई, ADVANTAGE होता है, क्या होता है, AGE होता है भाई, तो ये फिर सही होगा भाई। यहाँ पे ई दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब बताने का पर्पज क्या है कि आपको पढ़ना है सिनोनियम, आपको पढ़ना है एंटोनियम, आपको पढ़ना है स्पेलिंग एरर, आपको पढ़ना है वन वर्ड, ठीक है। इसलिए चार क्वेश्चन यहीं से हम दिए हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी बिलीव्ड दैट द विल्ड एनिमल अटैक्ड द मैन बिकॉज दे वर ऑफ हिम। यानी कि गांधी जी कहते थे कि भाई जो विल्ड यानी कि जो खूंखार जानवर है, विल्ड एनिमल्स हैं, वो क्या है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमला करते हैं क्योंकि दे वर, खालिस्तान दिया हुआ है ऑफ हिम भाई, दे वर खालिस्तान ऑफ हिम, तो आपको यहां पर बताना है। देखिए सुन लीजिए, गांधी जी बिलीव्ड दैट द विल्ड एनिमल अटैक्ड द मैन बिकॉज दे वर, बिकॉज यहां पर ऑप्शन लिख देते हैं बिकॉज दे वर, और यहां पे आपको खालिस्तान दिया गया है और यहाँ पे ऑफ हिम, ऑफ हिम भाई। चार ऑप्शन दिए गए हैं, टेक केयर, तो दे वर टेक केयर ऑफ हिम, क्या वो उसका ख्याल रखते थे, जब अटैक ही कर रहे हैं तो क्या उसका ख्याल रखेंगे, तो गलत है भाई। बी वेयर पीपल्स, पीपल्स ये एक अलग प्रजाति होती है, पीपल अलग लोग होते हैं, और पीपल्स जिसको बोलते हैं हम, वो एक कम्युनिटी को बोलते हैं भाई टोटल। तो यहाँ पे एक अफ्रेड वर्ड है भाई, तो अफ्रेड के साथ आप सभी जानते हैं अफ्रेड के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो यहाँ पे आपको सही, यहाँ पे क्या है, क्यों अटैक करते हैं भाई, क्योंकि दे वर अफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि वो मनुष्य से क्या है भाई, डरते हैं। जो भी विल्ड एनिमल्स है वो मनुष्य के ऊपर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनसे डरते हैं, ताकि वो उनके ऊपर पहले अटैक ना कर दे, इसलिए विल्ड एनिमल्स पहले उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, गांधी जी का मानना था। तो ये 5 क्वेश्चन आपके थे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद भाई हिंदी की बात करते हैं भाई, हिंदी के 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। हिंदी के अंदर क्या पूछ सकता है भाई, हिंदी के अंदर जो भी पूछे, बल्कि आपको साथ साथ में बताया भी जाएगा कि भाई किस प्रकार हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए भाई, एक तो वर्ड आता है भाई शुद्ध पहचानिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो शुद्ध पहचानना है भाई आपको। हिंदी लिख देते हैं भाई, अब हिंदी के अंदर बात करेंगे, ठीक है भाई, हिंदी। तो एक आपको शुद्ध वर्ड पहचानना है भाई, 4 आपको दिए गए हैं, शुद्ध आपको क्या है भाई पहचानना है। देखिए एक वर्ड है भाई आशीर्वाद, क्या है भाई, आशीर्वाद, क्या ये शुद्ध है, ठीक है। एक दूसरा वर्ड है भाई आशीर्वाद, आशीर्वाद, ठीक है। एक तीसरा जो है भाई आशीर्वाद, और एक फोर्थ वर्ड है भाई आपका आशीर्वाद। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि चारों में से कौन सा वर्ड सही है, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, उससे पहले ये कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए A, B, C और D लिख के बता दीजिए। किसी के में
हिंदी में टाइप नहीं कर पाते तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भाई। तो आप बता दीजिए ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं भाई। संधि के ऊपर क्वेश्चन है, संधि के ऊपर क्वेश्चन है और पूछा गया है देवाल्य। देवाल्य में कौन सी संधि है भाई? देवाल्य में कौन सी संधि है? सबसे पहले तो संधि में क्या करते हैं? विग्रह करते हैं भाई। तो देवाल्य को क्या लिख सकते हैं? देव प्लस आल्य भाई। देव प्लस आल्य क्या होता है भाई? देवाल्य, ठीक है भाई, इस प्रकार लिख लीजिए। अब क्या है भाई? देव वह मतलब वह के अंदर ए की आवाज आती है तो ए आ जाएगा। ए प्लस आ भाई, ए प्लस आ को मिलकर क्या बनता है भाई? अगर आपने पढ़ा होगा आ बनता है। तो इसके अंदर कौन सी संधि है भाई? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि। तो इसके अंदर देवाल्य के अंदर कौन सी संधि आ जाएगी भाई? दीर्घ संधि आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि दीर्घ संधि कहती है कि जब कभी भी ए ई उ के पश्चात अगर ए ई उ के पश्चात अगर ए ई उ के बाद ये आ जाते हैं तो ए और ए आ बन जाता है। ई और ई क्या बन जाता है भाई? बड़ी ई बन जाता है। उ और उ क्या बन जाता है भाई? बड़ा उ बन जाता है। इसमें ये आ भी आ सकता है, ई के साथ में बड़ी ई भी आ सकती है, लेकिन सभी का मिलके क्या बनेगा भाई? आ ई उ, यानी कि बड़े आ ई उ बन जाएंगे भाई, ठीक है भाई। तो ये क्या है? देव प्लस आल्य, ए और आ मिलकर क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं। तो आ ई उ अगर बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? दीर्घ संधि बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि आपका हो जाएगा। अच्छा, इसका राइट आंसर बता देते हैं भाई। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, और आशीर्वाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक समास पूछा गया है। समास का भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, एक संधि का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है भाई, ठीक है भाई। एक बार इसको रब कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है भाई हमारा कि प्रतिकूल भाई। तीसरा क्वेश्चन है भाई प्रतिकूल। प्रतिकूल में कौन सा समास है भाई? प्रतिकूल में कौन सा समास है? तो पहले तो इसको भाई प्रतिकूल क्या लिख सकते हैं भाई? प्रति प्लस कूल। प्रति प्लस कूल क्या होता है? प्रतिकूल हो जाएगा भाई। चलो भाई, ठीक है भाई। लेकिन देखिए, कूल क्या कोई प्रदान है? कूल कोई प्रदान नहीं है, कूल का कोई वर्ड नहीं है। लेकिन देखिए, प्रति लगते ही यहाँ पे सब कुछ क्या है कि प्रति के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यानी कि प्रथम जो शब्द है, प्रथम जो शब्द है वो क्या है भाई? प्रदान है। प्रथम शब्द क्या है भाई? प्रदान, यानी कि ज्यादा वैल्यू रख रहे हैं भाई यहाँ पे। तो प्रथम शब्द क्या है? प्रदान है। और एक ऐसा समास जिसके अंदर है केवल पहला पद क्या हो? प्रदान हो, उस समास को हम क्या बोलते हैं? अवयवी भाव समास बोलते हैं। ए व ये भाव समास, अवयवी भाव समास बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। ये आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास पूछा जाए ये द्विगु समास, बहुब्री समास, ये क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बताएंगे भाई। देखिए, प्रतिकूल, प्रतिकूल का अगर हिंदी में वर्ड पूछा जाए क्या होता है भाई? तो इच्छा के विरुद्ध। क्या होता है भाई? इच्छा के विरुद्ध। तो प्रति प्लस कूल। प्रथम शब्द क्या है भाई? प्रदान है। और प्रथम शब्द प्रदान होने की वजह से कौन सा समास आता है भाई? अवयवी भाव समास आता है। ये तीसरा क्वेश्चन है। आपको अवयवी भाव समास पता लग गया होगा, इसके साथ में दीर्घ संधि पता लग गया होगा। अगले क्वेश्चन में आपको तत्पुरुष समास के बारे में बता दिया जाएगा। उससे अगले में भाई आपको यण संधि के बारे में, गुण संधि के बारे में, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी प्रकार से उनकी डेफिनेशन दे दी जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, आदर से विशेषण बनेगा भाई। आदर का जो विशेषण हो क्या होगा भाई? आदर की विशेषता बताएगा तो क्या होगा? आदरणीय। आदरणीय क्या होता है? आदर का क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो धरती का पर्यायवाची शब्द है अचला भाई। क्या है भाई? अचला। क्या हो जाएगा? अचला। तो आपको हिंदी के अंदर क्या पढ़ना है? आज की क्लास को देखकर तो आपको यही पढ़ना है कि भाई एक तो शुद्ध अशुद्ध आपको पढ़ना है, एक प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल भाई। तो प्रतिकूल यानी कि समास का है भाई। एक हमने देवाल्य बताया जो कि दीर्घ संधि है भाई। तो देवाल्य यानी कि अब संधि का, क्योंकि एक संधि का, एक समास का, एक शुद्ध अशुद्ध का और एक विशेषण
और इसके साथ में क्या है भाई, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। भाई आज के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ने हैं, वो अगली क्लास में, क्योंकि 5 क्वेश्चन में इतना ही कवर हो पाता है। ठीक है, क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लें। साइंस के ऊपर चलते हैं, साइंस के 5 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, अब साइंस के जो 5 क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं भाई एनसीईआरटी की बुक से। एनसीईआरटी की बुक से 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन बनाए गए हैं। किसी भी बुक से कोई भी कॉपी नहीं की गई है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस है भाई। देखिए क्वेश्चन क्या है। अब साइंस में एक दिक्कत आती है, और तो सब हिंदी इंग्लिश में हो जाता है। अब साइंस के अंदर एक दिक्कत आती है कि इंग्लिश में कराएं या फिर हिंदी में कराएं। तो दोनों चीजें हम आपको बोल के बताएंगे, और नोट्स के अंदर दोनों लैंग्वेज मिलेंगी भाई। नोट्स के अंदर दोनों लैंग्वेज मिलेंगी, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। देखिए इंग्लिश के अंदर एक पढ़ के बता देते हैं। What happens when the dilute hydrochloric acid is added to the iron filling? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, क्वेश्चन ही समझा देते हैं पहले तो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl भाई, और आयरन नेलिंग्स मतलब भाई यानी कि आयरन का पाउडर, यानी कि आयरन को बोलते हैं भाई Fe। इतना तो बात सभी को पता होगा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये क्या होता है, आयरन। पूछा गया है कि जब कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आयरन यानी कि लोहे के चूर्ण के ऊपर यानी कि क्या होता है, डाला जाता है, तो क्या होता है भाई। हिंदी के अंदर बता देते हैं। हिंदी के अंदर है कि लोह चूर्ण पर, लोहे के चूर्ण के ऊपर अगर तनु डाइल्यूट मतलब लिक्विड टाइप में, अगर डाइल्यूट आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है भाई, क्या होता है। चलो भाई रिएक्शन बता देते हैं, वो तो हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए सेम ही हो गई। देखो भाई, ये हो गया आयरन भाई, और ये क्या होगा भाई, HCl भाई, HCl। अगर ये एक दूसरे के ऊपर डाले जाएंगे तो फिर क्या होगा भाई। देखिए आयरन की जो वैलेंसी लास्ट में होते हैं Fe2, तो इसके साथ में भाई क्लोरीन अगर इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन कितनी चाहिए भाई, 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं 2 HCl, तो यहां पर क्या हो जाएगा FeCl2। ये क्या हो जाएगा भाई, आयरन क्लोराइड, और बचेगा क्या, H2 प्लस का क्या होगा H2, और H2 क्या हो जाएगी, गैस। ठीक है भाई। तो जब कभी भी लोह चूर्ण के ऊपर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल डालने के ऊपर क्या होता है, एक तो बनता है भाई आयरन क्लोराइड, और एक बनता है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन क्या है, क्या बनता है भाई, एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन क्लोराइड बनता है, तो सही बात है भाई, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो बिल्कुल सही बात है। क्या होता है भाई, एक बनता है भाई आयरन क्लोराइड, और एक क्या बनता है भाई, एक हाइड्रोजन गैस भाई। ठीक है भाई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप मत देखिए भाई जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो समझ में आ गया। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है HCl और FC के बीच में रिएक्शन क्या हो जाएगी, FeCl2 प्लस H2 गैस, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन केमिस्ट्री का ही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। एसिड अम्ल क्या होते हैं, और बेस बताओ भाई, सार अम्ल ये सब आपको पता होगा। एसिड और बेस भाई, एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं भाई। ठीक है भाई। भाई एसिड वो होते हैं जिनका जो pH मान है वो 7 से कम होता है, जिनकी pH वैल्यू क्या होती है भाई, 7 से क्या होती है भाई, कम होती है, 7 से कम होती है, वो एसिड होते हैं। और जिनकी pH वैल्यू भाई 7 से ज्यादा होती है, 7 से अगर ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं भाई, वो क्या होते हैं, वो होते हैं भाई बेस होते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। चलो भाई ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक सॉल्यूशन टर्न, एक दूसरा यहीं पे बता देते हैं। अब भाई एसिड का अगर हम कहें तो एसिड क्या करता है भाई, एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है या फिर रेड लिटमस को ब्लू करता है। तो ये ब्लू से लेकर रेड को लेकर आता है भाई, ब्लू से लेकर रेड को लेकर आता है। और बेस क्या करता है भाई, बेस रेड लिटमस को ब्लू बना देता है भाई। देखिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एसिड क्या होता है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड बना देता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को क्या बना देता है, ब्लू बना देता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस से ब्लू को बना देता है, तो इसका pH मान कितना होगा भाई। ऑप्शन में दिया गया है 1, 4, 5, 10।
तो भाई देखिए जब रेड से ब्लू बनाएगा तो बेस है, और बेस का पीएच मान क्या है भाई, 7 से ज्यादा होगा भाई। और ऑप्शन दिए गए हैं 1, 4, 5 और 10, तो क्या आ जाएगा 10 ही होगा भाई। तो ये तो सारे क्या है, ये तो सारे एसिड है, तो एसिड नहीं हो सकते भाई। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। उम्मीद है केमिस्ट्री के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन की रिएक्शन, आपको आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस भाई। एसिड जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, बेस 7 से ज्यादा होता है। एसिड ब्लू को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बेस रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि रेड से ब्लू बना देता है, उसका पीएच मान बताओ भाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या 10 दे रखे हैं, तो 10 आपका हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा है। एक बार नोट डाउन करें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं भाई, 25 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। क्योंकि देख साथ साथ में 25 प्लस क्वेश्चन क्यों लिख रखे हैं भाई, देखो साथ साथ में कुछ और क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। जैसे कि भाई नेशनल जीके के अंदर 4-5 क्वेश्चन तो वैसे ही बता दिए कि 49 पैरेलल, 38 पैरेलल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि जाइलम, हिंदी के अंदर ही लिख देते हैं, पादप में जाइलम, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए भाई। और इसका अब इंग्लिश वालों को तो कुछ समझ में नहीं आया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जाइलम इन प्लांट्स, जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अच्छा भाई ऑप्शन के ऊपर तो डायरेक्ट हम नहीं जाएंगे, पहले तो ये बताइए भाई जाइलम और फोलम क्या होते हैं भाई। सबसे पहले अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी है ना, केमिस्ट्री नहीं बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया भाई, 3rd क्वेश्चन। 2 केमिस्ट्री के हो गए, 2 बायोलॉजी के आगे, 1 फिजिक्स का ले लेंगे। तो जाइलम देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं फोलम क्या होता है। एक फोलम होता है और एक होता है जाइलम भाई। ठीक है भाई, जाइलम। ठीक है, देखो भाई ये पौधा है, ये पौधे के तने हैं भाई, जो भी है टहनियां हैं, और ये पौधे की जड़ है भाई, ये पौधे की क्या है भाई, जड़ है। ठीक है भाई, तो जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है कि जो भी मिट्टी के अंदर मिनरल है, जो भी मिट्टी के अंदर मिनरल है, जो भी इसके अंदर भाई पानी है, उसको भाई क्या करता है कि ऊपर तक तने के थ्रू, यानी कि जड़ों से लेकर तने तक पहुंचाने का काम कौन करता है भाई, वो करता है जाइलम भाई। तो जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो वाटर का भाई वहन, यानी कि पानी का वहन करता है भाई कौन भाई, जाइलम। ठीक है, समझ में आ गया। जो भी क्या है कि प्लांट्स के अंदर भाई 2 ही ये जाइलम और फोलम होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। मिनरल और वाटर को जड़ों से लेकर तनों तक ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम। और जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड द मिनरल भाई। ठीक है, इसके बाद फोलम होता है भाई। फोलम क्या है कि यहां पर फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब भोजन क्या है कि जड़ों तक और इसके हर पार्ट के तक पहुंचाने का काम जो करता है वो करता है फोलम भाई। कौन करता है भाई, फोलम। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। जाइलम का काम पानी और मिनरल पहुंचाने का होता है। जैसे ही ये पहुंच जाता है, पानी और मिनरल पहुंच जाते हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई, अपना भोजन बनाते हैं। भोजन यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, भोजन तैयार हो जाता है। पौधे के हर भाग तक भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है, वो फोलम करता है भाई। ठीक है भाई, तो इसके अंदर क्या है, जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पहला ऑप्शन सही है भाई, जाइलम के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को ट्रांसफर नहीं करा, फूड को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन है भाई, वो फोलम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, फोलम हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं भाई, ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड नहीं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स किसका काम होता है, जाइलम का काम होता है। ये बिल्कुल ठीक है भाई। इसके बाद भाई, इसके बाद पौधों के अंदर भाई सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात होगी, तो उसके बारे में बताएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद पेड़ पौधों के अंदर एक सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलन एंथर कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर 4 है एंथर, एंथर कंटेन्स। तो डायरेक्ट ही हम लिख देंगे एंथर कंटेन्स क्या होता है भाई, पोलन ग्रेन्स भाई। एंथर कंटेन्स दी पोलन ग्रेन्स भाई। ठीक है भाई,
ये पेड़ पौधों के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन का पार्ट है। और इसका अगर हिंदी में बात करें परागकोश में, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, परागकोश। परागकोश में क्या होते हैं भाई, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, परागकण होते हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, द एंथर कंटेन्स द पोलन ग्रेन्स। परागकोश में क्या होते हैं भाई, परागगण होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो फिजिक्स का हम आपको बताएंगे, इसमें लिखा गया है कि लेंस की समता का एसआई मात्रक क्या है भाई। तो देखिए भाई, एसआई मात्रक और उसके अंदर पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है भाई। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को समझना होगा। पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है, किसी भी लेंस की पावर किस प्रकार मापते हैं, तो आप सभी ने पढ़ा होगा। पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होती है। क्या होती है भाई, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ क्या होती है, किसी भी लेंस की क्या होती है, पावर होती है। अच्छा, इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर भाई। क्या होता है, डाईऑप्टर। क्या होता है, डाईऑप्टर क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है। और इंग्लिश के अंदर लिखे तो डायोप्टर होता है। क्या होता है भाई, डायोप्टर है। पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेंस की समता का एसआई मात्रक क्या है, आप बताएंगे डायोप्टर या फिर डायोप्टर भाई। पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ दी फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ दी फोकल लेंथ है। अच्छा भाई, कभी भी आपके पास अगर ये एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, मीटर के अंदर होता है। क्या होता है, मीटर के अंदर है। अगर कभी भी आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, अगर फोकल लेंथ कभी भी आपकी सेंटीमीटर में है, तो पावर का फार्मूला क्या बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू 100/f इन दी सेंटीमीटर। ठीक है, एफ इन दी सेंटीमीटर। मीटर के अंदर क्या होता है, 1/f, ये मीटर के अंदर है। अगर ये सेंटीमीटर के अंदर दे रखी है तो 100/f सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया जाता है कि एक लेंस की फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर भाई, तो उसकी पावर बताओ भाई। तो 25 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, 100/में कितना आ जाएगा, 25 और 25 चौके 100, यानी कि 4 डायोप्टर। हम ये नहीं कहते 4 नंबर का चश्मा चढ़ रखा है, वो चश्मे नंबर नहीं, वो नंबर क्या है, वो नंबर डायोप्टर है। क्या है, 0.5 का चश्मा चढ़ रखा है तो 0.5 डायोप्टर है भाई। डायोप्टर हम नहीं बोलते, हम नंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, लेंस का ऐसा ही मात्रक होता है। ये थे भाई हमारे 25 क्वेश्चन। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप सभी को क्लियर हुए होंगे। और कल सुबह 9 बजे फिर से क्लास होगी 25 क्वेश्चन के साथ, हर रोज क्लास होगी। ठीक है, और इसकी अगर कंप्लीट, जैसे कि इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर 9990256757 दे रखा है भाई, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। आपको केवल 79 रुपीज में 2 से 2.5 महीने तक आपको क्या है भाई, पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, 79 रुपीज में। इसके ऊपर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी करना चाहे कर सकते हैं। और करने के बाद, पेमेंट करने के बाद, पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डालेंगे और 79 रुपये की पेमेंट करेंगे। और उसके बाद जैसे स्क्रीनशॉट आपका आ जाता है, आपका नंबर नोट कर लिया जाएगा और हर रविवार को अपने 6 दिन की पीडीएफ 150 प्लस क्वेश्चन आपके वहाँ पर पीडीएफ के अंदर डाल दिए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स होंगे भाई। ठीक है भाई, तो हर रोज का यही शेड्यूल रहेगा। अब आपको उम्मीद है आज 5 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, सब कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रहेंगे, उनको रिवाइज कर लेना भाई। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए भाई, क्योंकि इसी से आपका ही फायदा होगा। क्योंकि कल को अगर क्लास होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले उसी माध्यम से पहुंचेगी भाई। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।